वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम करेंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 जो है आपका सिटीजनशिप। इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे कि कौन कौन इंसान जो है इंडिया का सिटीज़न है और कौन कौन नहीं है, और जो है ठीक है जो है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो कैसे रद्द हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है, और जो नहीं है तो वो कैसे एक्वायर कर सकता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसकी प्लेलिस्ट का, तो हम वहाँ से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसके बाद में सारे चैप्टर पॉलिटी के और उसके बाद ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक्स मतलब यूपीएससी का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सिटीजनशिप। अब मैंने देखो, सिटीजन्स आर फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड ओव अलायंस टू इट। ठीक है, मतलब कि सिटीजनशिप में क्या होता है कि सिटीजन्स मतलब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो क्या है, फुल मेंबर्स ऑफ इंडियन है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से इंडियन है। ठीक है, और इन्हें कुछ कुछ अलग बाकी लोगों से कुछ अलग किन्हें जो हाँ यहाँ के इंडिया के सिटीजन्स हैं उन्हें कुछ अलग से ही प्रिविलेजेस मिलती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी प्रिविलेजेस मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं अलायंसेस। ठीक है, सर्विसेज। ठीक है, जो कि आप जैसे दूसरी कंट्री से कोई लोग आए, ठीक है, सिटीजन आए, तो उन्हें वो प्रिविलेज नहीं मिल सकती जो हमारे पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, टू इट दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। किसके पास, जो सिटीजनशिप, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है उसके पास। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब एलियंस आता है। अब तो हमने देख लिया सिटीजन्स, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। हमने सिटीजन तो देख लिया जो भारत के नागरिक हो गए, ठीक है, उन्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलती है और सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मतलब स्पेशल प्रिविलेज में मिलते हैं। अब देखो जो एलियंस होते हैं, एलियंस कौन होते हैं, एलियंस होते हैं ऑन द अदर हैंड आर द सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट। ठीक है, ऐसे लोग जो दूसरी कंट्री से आए हैं, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से आए हैं। ठीक है, एंड हैंस डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इसलिए ये कुछ राइट्स तो हैं जो इन्जॉय करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे कि राइट टू वोट है, तो यहाँ का राइट टू वोट किसके पास है, इंडियन सिटीजन के पास है। तो नहीं कि वही बाहर से घूमने आया और उसने भी आके यहाँ पे वोट डाल दिया, ऐसा तो नहीं कर सकता ना वो। तो इस तरह के कुछ और भी राइट्स हैं जो खाली इंडियन सिटीजन ही इन्जॉय कर सकते हैं, ना कि एलियंस। अब देखो जो एलियंस हैं वो दो टाइप के होते हैं। एलियंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। अब देखो जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो कौन होते हैं, फ्रेंडली एलियंस होते हैं हमारे, इनके मतलब कि वो देश के लोग होते हैं जिनसे कि इंडिया के जो वो हैं क्या बोलते हैं रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, और किसी भी देश के, बस उन देश को छोड़ के जिनसे मतलब इंडिया की अनबन चल रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हो वार के साथ, वॉर में उनके साथ था, उनके अगेंस्ट था वॉर में, हमारे मतलब इंडिया के जो अगेंस्ट था देश वॉर में, वो हो गए हमारे एनिमी एलियंस। और बाकी सारे देश एलियंस एलियन एनिमी एलियंस को छोड़ के बाकी सारे देश के लोग वो हो गए हमारे कौन, फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस दे हैव सर्टेन राइट्स टू इन्जॉय। अच्छा, जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं इनके पास कुछ राइट्स होते हैं जो इन्जॉय करते हैं, हालांकि वो सिटीजन जो हम जैसे इंडियन सिटीजनशिप है हमारे पास, तो हमारे जितने तो राइट नहीं होंगे लेकिन कुछ इनके पास होते हैं। ठीक है, और कि इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है किसके अगेंस्ट, इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। मतलब कि इन्होंने कुछ छोटा मोटा ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे कि इन्हें अरेस्ट करना पड़े, तो इसमें इनकी थोड़ी बातचीत होकर काम हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें मतलब प्रोटेक्शन मिलती है अरेस्ट और डिटेंशन में। जबकि जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं, एनिमी एलियंस कौन, जिस ऐसे ऐसी स्टेट के लोग या फिर ऐसी कंट्री के लोग जो हमारे साथ क्या थे, वॉर में थे। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एनिमी एलियंस, उस देश के लोगों को बोलते हैं एनिमी एलियंस। ठीक है, अपोजिशन कंट्री इन वॉर। ठीक है, ऐसे कंट्री के मेंबर जो इंडिया के साथ वॉर में थे कभी या हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं एनिमी एलियंस। अच्छा, अब इनके पास क्या है, इनके पास कम राइट्स होते हैं, किसके किसके कंपेयर में, फ्रेंडली एलियंस के कंपेयर में इनके पास कम राइट होते हैं। ठीक है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, और आर्टिकल 22 के अंडर इन्हें जो प्रोटेक्शन है अरेस्ट और डिटेंशन की वो भी नहीं दी जाती। मतलब कि अगर इन्होंने जरा सा भी कुछ भी करते पकड़ गए तो डायरेक्ट इन्हें अरेस्ट किया जाएगा और इन्हें छोड़ा भी नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनको होते हैं। तो एक होता है हमारे फ्रेंडली एलियंस जो कि एनिमी एलियंस को छोड़ के बाकी सारी कंट्री के मेंबर वो हो गए हमारे फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, इनके पास कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये इनके पास प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जबकि जो एनिमी एलियंस होते हैं वो ऐसी कंट्री के मेंबर होते हैं जिनके साथ इंडिया कभी वॉर में था या फिर है। ठीक है, तो इनके पास कम राइट्स होते हैं और
इन्हें प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, ठीक है, ये चीज़ है। आप देखो आगे, आप देखिए इंडिया वेंट अंडर पार्टीशन ऑन, देखो अब इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था हमें पता है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी और इसी दिन हमें पार्टीशन भी हुआ था इंडिया का, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन बिटवीन पीपल फ्रॉम द बोथ द कंट्रीज। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन समझ रहे हो ना, पार्टीशन वही पाकिस्तान वाला और इंडिया का, इंडिया बीच के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ, तो जो पाकिस्तान था हमारे दो, उसमें दो जगह बना पाकिस्तान, कौन कौन सा, एक बना ईस्टर्न पाकिस्तान और एक बना वेस्टर्न पाकिस्तान। जो वेस्टर्न पाकिस्तान है आज के टाइम पे उसका नाम है पाकिस्तान, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया था, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है मतलब, और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो जो जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ के लोग इधर आने लगे, इंडिया में आने लगे, और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग थे जो पाकिस्तान जाने लगे, और ऐसे इधर से भी होने लगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये आवाजाही चल रही थी तो देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट, मतलब बहुत सारे लोग रोज़ आ रहे हैं, हज़ारों लोग रोज़ जा रहे हैं, ठीक है। आपको उस दिन मतलब गदर पिक्चर में देखा ही होगा आपने, सीन क्या हुआ था, ट्रेन आ रही है कैसे कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, तो इस तरह से बहुत वायलेशन हुआ, ठीक है। तो ऑन 19 जुलाई 1948, ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई लोग आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, टाइम ही हो रहा जा रहा, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो रहे, लोग आए जा रहे जाए जा रहे। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस टाइम की, हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, 1950 में लागू हुआ था। लेकिन तो कुछ ऐसे लॉस थे जो इस वजह से, मैंने बोला था ना कि 26 नवंबर 1949 में लागू कर दिए थे, तो इसी वजह से जो कुछ रूल्स थे, कुछ लॉ थे, वो एनफोर्स में आ गए थे, ठीक है। इसी वजह से, किस वजह से, जो लोगों के मूवमेंट है उसे कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो गवर्नर ने क्या करा, 19 जुलाई 1948 में एक परमिट सिस्टम लागू करा। परमिट सिस्टम मतलब कि परमिट सिस्टम में ये बोला गया कि अब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, एक परमिट देगी जो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से साइन होंगे और फिर यहाँ पे आके वो यहाँ पे परमिट लेंगे इंडिया से, मतलब कि परमिशन लेंगे, परमिट लेंगे, ठीक है। तो ये परमिट सिस्टम हुआ, इससे क्या हुआ, थोड़ा सा कम कंट्रोल में आया हमें, हाँ पता लगा कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड्स में आने लगा कि हाँ ठीक है इतने लोग आए और इतने लोग गए, ठीक है। वॉज बॉट इन टू फोर्स टू स्टॉप दिस मूवमेंट, और ये जो आवाज़ आई थी बेवजह की, जो रुकने का नाम ले रही थी, इससे थोड़ा कंट्रोल में आई, ठीक है। दे हैव टू एक्वायर द परमिट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू क्रॉस द बॉर्डर्स एंड मूव टू द अदर कंट्री, देखें वही कि इन्हें इनकी गवर्नमेंट से, जैसे पाकिस्तान से लोग जो आ रहे हैं इंडिया, तो उन्हें पाकिस्तान से परमिट लेके आना पड़ेगा इंडिया में आने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। और जो इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं उन्हें इंडिया की गवर्नमेंट से वो परमिट लेना पड़ेगा पाकिस्तान जाने के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी, ठीक है, जो आवाजाही हो रही थी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो इससे थोड़ा कंट्रोल में आया, ठीक है। दिस वॉज अल्टरनेटिव टू पासपोर्ट, ठीक है, और इसे आप क्या बोल सकते हो, ये कि अल्टरनेटिव था पासपोर्ट का, ठीक है। कि अब देखो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से पासपोर्ट बना के दे देंगे, तो हमने क्या करा, हमने परमिट सिस्टम चलाया, ठीक है। परमिट सिस्टम पर गवर्नमेंट एकदम साइन कर देगी और हाथों हाथ काम हो जाएगा उनका, ठीक है। तो पासपोर्ट में टाइम लगता है, तो इसलिए एक अल्टरनेटिव था ये पासपोर्ट का, ठीक है। बस किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, हमें पता कब आया, 26 जनवरी 1950 में। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब देखेंगे कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ स्पेशल प्रिविलेज या फिर ऐसे कुछ स्पेशल राइट्स जो खाली इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं, ठीक है। देखते क्या है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है अंडर आर्टिकल 15 कि जो इंडियन सिटीजन है उन्हें ये राइट है कि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अगर उनके साथ किसी भी स्तर पे नहीं, ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ, ओनली ऑन, खाली इन्हीं ग्राउंड्स पे, कौन कौन से, रिलीजन के तौर पे, मतलब धार्मिक स्तर पर, रेस, ठीक है, गारा गोरा बड़ा लंबा छोटा, ठीक है, और कास्ट, ऊंच नीच वाले कास्ट, ठीक है, और जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड पे, इस फील्ड पर उनके साथ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसके साथ, सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, जो इंडिया की सिटीजनशिप है जिनके पास। अच्छा, राइट्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि इंडियन सिटीजनशिप के पास, जिनके पास भी इंडियन सिटीजनशिप है, उन्हें ये राइट है कि इक्वालिटी का राइट है, किस में इक्वालिटी, किस चीज़ में इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में
जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है सभी सिटीज़न के पास, इंडिया के सभी सिटीज़न के पास। मतलब कि ये नहीं कि जैसे कि अब जैसे कोई सपोज़ करो जो गरीब आदमी है, वो गवर्नमेंट ऑफ़िस में नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट पे जा सकता है, उसकी पोस्ट को भी एक्वायर कर सकता है और चाहे तो किसी भी हायर पोस्ट पे जा सकता है, पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे कि आप द्रौपदी मुर्मू को देख लो, ठीक है? वो बहुत ही बैकग्राउंड क्लास से आती हैं, लेकिन आज क्या है, बिल्कुल हमारी जो हाईएस्ट पोस्ट है, इंडिया के जो हेड हैं, इंडिया की हेड बन के हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, जो हमारे प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? अच्छा, तो राइट टू इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है? अब इंडिया के सिटीजन को क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच है, ठीक है? वो बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन कुछ भी मतलब सोच सकते हैं, बता सकते हैं अपना एक्सप्रेशन, और एसोसिएशन कुछ भी संगठन बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं अगर कुछ काम उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? प्रोटेस्ट कर सकते हैं नॉन वायलेंसली। अच्छा, रेजिडेंस, ठीक है? यहाँ रह सकते हैं, यहाँ रहने का अधिकार है, और प्रोफेशनल कोई सा भी काम कर सकते हैं। ये आर्टिकल अंडर 19 हमें बताता है, ठीक है? अब देखो और क्या स्पेशल है राइट्स, देखो राइट टू वोट, ठीक है? अब ये तो है नहीं कि जो बाहर से लोग आया या फिर जो एनिमी एलियंस या फिर फ्रेंडली एलियंस आए वो उन्होंने आके वोट डाल दिया, वो तो नहीं डाल सकते, ठीक है? जो कौन होंगे, जो सिटीजन होंगे इंडिया के, वही तो वोट डाल सकते हैं। तो वो चीज़ है, ये हमारे पास खाली ये और एक स्पेशल वो है हमारे पास राइट, ठीक है? और देखो कौन सा है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट हमारे पास यहाँ पे रह के काम करने का और मतलब अपने अपने धर्मों का पालन करने का और पढ़ाई करने का पूरा राइट है, ठीक है? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, हालांकि हम इलेक्शन में वोट ही नहीं डाल सकते, हम उसमें लड़ भी सकते हैं, ठीक है? खड़े भी हो सकते हैं इलेक्शन में, ठीक है? ये भी हमारे पास राइट है। और एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था एग्जाम्पल में कि एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफिस, हम प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं अगर, ठीक है? बस हमें कुछ एलिजिबिलिटी है, वो क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करना पड़ेगा और बस। और जैसे कि ये क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के हेड में, मतलब इन ऑफिस में भी जाके हम बैठ सकते हैं, या हायर पोस्ट है हमारी इंडिया की जिनमें हम जाके बैठ सकते हैं, ठीक है? चाहे छोटा हो चाहे कोई भी बड़ा हो, कोई भी इंसान यहाँ पे जाके बैठ सकता है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना, फुलफिल करना पड़ेगा जो भी होता है इनका, ठीक है? ये भी हम आगे देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तब मैं बताऊँगा आपको। राइट्स कम विद ड्यूटी, अब देखो जो राइट्स हैं, कौन से राइट्स हैं, राइट्स कम विद ड्यूटी। अभी जो हमने ऊपर राइट्स पढ़े ना, अब जो हमें राइट्स मिल रहे हैं भारत गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी हमें राइट्स मिल रहे हैं, तो उनके साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, ठीक है? देखो क्या ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि अलॉन्ग विद द अबव राइट्स द सिटीजन ऑल्सो ओव सर्टेन ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द इंडियन स्टेट, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमारी तरफ से कुछ ड्यूटी भी है जो हमें फुलफिल करनी होती है, ठीक है? जो हमें करना ही करना होता है, जैसे कि टैक्स पे हमें टैक्स देना ही देना है, ठीक है? रेस्पेक्ट टूवर्ड्स फ्लैग, अपने झंडे के अपने झंडे की हमेशा रिस्पेक्ट करना, ठीक है? और नेशनल एंथम, अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ठीक है? और और क्या बोल सकते हो, बाई चांस देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अब जैसे कि क्या है, इंडिया में कभी ऐसा होता है कि वॉर की वो होती है सिचुएशन, ठीक है? और इतने जो हमारे पास मिलिट्री मेंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सिविलियंस हैं, ठीक है? जो हम सिविलियंस हैं, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो मैं कुछ टर्म पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? कुछ टर्म है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सिटीजनशिप पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपके मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे टर्म बहुत सारी ऐसी हैं जो इस्तेमाल होंगी आगे, तो इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। चलिए देखो, अब देखो नेशनैलिटी, नेशनैलिटी क्या होती है कि आप किस नेशन से बिलोंग करते हो, किस देश के मेंबर हो आप। जैसे कि नेशनैलिटी इज़ द स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन, कि आप किस नेशन से बिलोंग करते हो, किस कंट्री से आ रहे हो आप अमेरिका से आ रहे हो, आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, ये चीज़ है। अच्छा, आर्टिकल 15 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर्स दैट, ठीक है? आर्टिकल 15 में एक क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है? ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये डिक्लेयर करता है, ये क्या है, ये आप ये बोल सकते हो एक राइट है, ये डिक्लेयर करता है, ये बोलता है क्या कि एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनलिटी, कि हर एक ईच एंड एवरी मेंबर इन द कंट्री, ठीक है? इन द कंट्री, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान, उसके पास कोई ना कोई नेशनैलिटी तो होगी ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो आसमान में पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, वो हुआ धरती पे ही है, और धरती पे है तो वही किसी ना किसी कंट्री के अंदर वो जो जगह है वो आ ही रही होगी, ठीक है? तो इसलिए हर इंसान के पास अपनी एक नेशनैलिटी होती है, ठीक है? ये चीज़ हो गई, पहला इसने ये बोला। और क्या बोला, नो वन शैल बी आर्बिटरली
ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉर डिनाइड द राइट्स टू चेंज हिज नेशनैलिटी। ठीक है, कि कोई भी चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, बिना किसी कारण से आर्बिटरीली, बिना किसी कारण से किसी भी इंसान की नेशनैलिटी को डिनाइड नहीं कर सकती, उसे रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, ये राइट है जिसके पास भी नेशनैलिटी है। और दो पहला क्या है, पहला तो ये है कि हर किसी इंसान के पास, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, किसी भी कंट्री से करता है बिलोंग, तो उसके पास नेशनैलिटी है। ठीक है, पहला राइट तो यही है कि हर एक धरती पे, अगर वो धरती पे है तो उसके पास नेशनैलिटी होगी। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा क्या बोला, दूसरा ये बोला कि अकारण ही या फिर बिना किसी कारण ही किसी भी इंसान की नेशनैलिटी को ऐसे ही रद्द नहीं किया जा सकता बिना किसी कारण के। चलो अब देखो सिटीजनशिप। देखो सिटीजनशिप क्या होती है। अब जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप है, अब आप सोचोगे ये दोनों एक है ना, दोनों दोनों अलग अलग है। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। सिटीजनशिप इज द नैरोअर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू दैट ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, ये नेशनैलिटी तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ा ब्रॉड हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा सिटीजनशिप है वो बहुत नैरो है। ठीक है, नेशनैलिटी हम किसी पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं नेशनैलिटी में, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेशन में होगा तो नेशनैलिटी है। ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप एक पर्टिकुलर कंट्री की होती है। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया की एक सिटीजनशिप है। ठीक है, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कितनी सिटीजनशिप है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। अमेरिका में 2 सिटीजनशिप लगती है, स्विट्जरलैंड में भी 2 सिटीजनशिप लगती है, और इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, तो आपको सिंगल सिटीजनशिप लगेगी। ठीक है, वो किस चीज़ की सिटीजनशिप होगा कि आप भारत के नागरिक हो, ना कि उस स्टेट की कि आप बिलोंग करते हो अरुणाचल प्रदेश से तो आपकी अरुणाचल प्रदेश की सिटीजनशिप होगी ना। हम सब एक है, इंडियन है, तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है, जैसे टेस्ला, ठीक है, टेक्सास, ठीक है, तो उन्हें एक स्टेट की भी लेनी पड़ेगी और दूसरी बात उन्हें अमेरिका नेशन की भी लेनी पड़ेगी। तो उनके पास 2 सिटीजनशिप होगी। कौन कौन सी, एक तो उस स्टेट की जिससे वो बिलोंग करते हैं, और दूसरी अपनी कंट्री की। ये चीज़ है। अच्छा देखो, सिटीजनशिप इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ नेशन स्टेट इंडिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सिटीजनशिप रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, एक पर्टिकुलर इंसान के बीच में और उसकी कंट्री के बीच में। ठीक है, जो सिटीजनशिप है क्या है, एक रिलेशनशिप इंडिकेट करती है कि ये इससे बिलोंग करता है। रिलेशनशिप ही तो बता रही है कि हम किससे बिलोंग करते हैं, भाई इस नेशन से, इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एक कोई इंसान, पीपल, हमें बताता है कि किस किस नेशन से हम बिलोंग कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, जैसे कि मैं इंडिया का मेंबर हूँ, ठीक है, इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, तो मैं किस नेशन से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। ठीक है, तो ये होगी मैं सिटीजनशिप। अच्छा अब देखो, नेशनैलिटी इज द इंडिविजुअल मेंबरशिप दैट शोज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द स्टेट। अब जो नेशनैलिटी है वो क्या करती है, एक एक इंडिविजुअल की मेंबरशिप शो करती है। ठीक है, किससे, एक पर्टिकुलर स्टेट से। मतलब कि जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में क्या अंतर है, नेशनैलिटी तो हमारा रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन एन इंडिविजुअल टू अ नेशन, मतलब कि किस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं। जबकि जो हमारी सिटीजनशिप है हमें क्या बताती है कि हम किस देश से बिलोंग करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो डोमिसाइल, आप सभी को पता होगा, ये तो आपको पहले से ही पता होगा डोमिसाइल क्या है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा डोमिसाइल क्या है। ठीक है, देखो, द टर्म डोमिसाइल इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जो डोमिसाइल टर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है कि डोमिसाइल कोई टर्म ऐसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न ही नहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऑर्डिनरली इट मीन्स, हालांकि जो इसका मतलब है, परमानेंट होम और प्लेस वेयर अ पर्सन रिसाइड्स विद द इंटेंशन ऑफ रिमेनिंग देयर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। मतलब कि देखो, डोमिसाइल का मतलब होता है कि एक इंसान का, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, पर्टिकुलर फैमिली का, ठीक है, क्या है, एक परमानेंट सेटलमेंट या फिर हम बोल सकते हैं एक परमानेंट रेजिडेंस है। परमानेंट रेजिडेंस जहाँ पर प्लेस वेयर अ पर्सन रिसाइड्स, जहाँ पर एक इंसान रहता है, एक फैमिली रहती है, विद एन इंटेंशन कि वहाँ से वो कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, मतलब कभी नहीं जाएंगे। और हम बोल सकते हैं कि इंडेफिनिट पीरियड, जब तक चाहे तब तक। ठीक है, जब तक चाहे तब तक, तो होता है डोमिसाइल। अब देखो आगे, अ पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन वन डोमिसाइल। अब एक इंसान के पास एक ही डोमिसाइल होगा, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक है, डोमिसाइल इज ओनली ऑफ इंडिया। किसका डोमिसाइल होगा, इंडिया का, ये नहीं। हालांकि अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो इन डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपका स्टेट का होता है या फिर कंट्री का होता है, इंडिया का होता है। तो बहुत सारे बच्चे ने कमेंट करा था पिछली बार क्या,
कि डोमिसाइल जो होता है हमारा स्टेट का होता है, नहीं, ये गलत है। जो हमारा डोमिसाइल होता है, हम किसके किसके अंदर हैं, हम इंडिया के अंदर हैं। जो डोमिसाइल हमारा इंडिया को बिलोंग करता है, ठीक है, इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज़ है। अब देखो रेजिडेंस और डोमिसाइल में क्या अंतर है। देखो रेजिडेंस क्या करता है, रेजिडेंस इम्प्लाइज अ प्योरली फिजिकल फैक्ट दैट द फैक्ट जस्ट बीइंग एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। अब ऐसा है, जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस का मतलब है कि हम बस यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ किसी और के भी सिटीजन हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी आए हैं, बस हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हो गया रेजिडेंस। लेकिन डोमिसाइल हमारा परमानेंट सेटलमेंट, हमारा ओरिजिन, हमारा इंडियन जो ओरिजिन है वो यहीं का है, हमारे जो दादा परदादा तो यहीं के हैं, तो हो गया हमारा डोमिसाइल, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड इज अंडर द एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि ये जो हमारा सिटीजनशिप के जितने भी हमारा जो रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉज बनेंगे, वो कौन बना सकती है, वो बना सकती है खाली पार्लियामेंट। किसके पास पावर है, माँ बाप कौन है, सिटीजनशिप का एक्ट बनाने का, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, ठीक है, कि वो सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी लॉ बना सकती है। अच्छा, और ये हमारे यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट पता है ना, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर रेगुलेशन और रूल्स बना सकती है। तो ऐसा ही एक हमारा सब्जेक्ट है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, मतलब कि पार्लियामेंट। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिटीजन को डिफाइन नहीं करा कि क्या है सिटीजन ना। अब देखो द आर्टिकल्स पार्ट सेकेंड 5 to 11 वर एनफोर्स ऑन नवंबर 26 1949 इटसेल्फ। देखो अभी मैंने पीछे बताया था ना कि उस मूवमेंट को, जो लोग बहुत सारे आ रहे थे बॉर्डर पार करके, बहुत सारे जा रहे थे, उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए 26 नवंबर, जिस दिन हमारा साइन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन ही इसे कुछ उसके ऐसे एक्ट थे, कुछ ऐसे लॉ थे जिन्हें उसी दिन एनफोर्स कर दिया गया था, उसी दिन से लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो वो कुछ हैं, ठीक है, वो तो उसमें से कुछ हैं आपके आर्टिकल है 5 से 11 पार्ट सेकंड के अंदर के। देखते क्या है, देखो जो 5, 6, 7, 8 आर्टिकल हैं, ठीक है, पार्ट सेकंड के अंदर 5, 6, 7, 8 जो आर्टिकल हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि सिटीजनशिप प्रोविजंस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से क्या, कि किस तरह से जो हमारे सिटीजन है सिटीजनशिप मिल सकती है हमें इंडिया की। अच्छा जी, अच्छा। और 9th वाला क्या बताता है, 9th आर्टिकल बताता है कि टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप अपॉन वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री। ये क्या बोल रहा है कि किस तरह से जो हमारे सिटीजनशिप है इंडिया की वो रद्द हो सकती है, ठीक है। और जो 10th और 11th आर्टिकल है वो क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर लॉ बना सकती है किसी भी प्रकार का, ठीक है, कि कैसे उन्हें एक्वायर करना है, कैसे किसी भी इंसान को मतलब को देनी है सिटीजनशिप इंडिया की, और कैसे उससे छीन लेनी है, अगर वो ये काम करता है तो इस सारे सब पे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे वो हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब आता है हमारा, अभी जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है आपको 5, 6, 7 आर्टिकल जो भी मैंने पढ़ा है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे 5, 6, 7 को इंडिविजुअली क्या क्या कहते हैं ये लोग, ठीक है। तो जो 5 आर्टिकल है, 5th आर्टिकल है, वो क्या बोलता है, सिटीजन बाय डोमिसाइल, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, कि किस स्टेट, कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये चीज़। और 6 वाला क्या बोलता है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड, ठीक है, मतलब कि डोमिसाइल है तो मतलब वो तो इंडिया के ही हैं, इंडिया के मेंबर्स हैं, तो इंडिया के ही हैं, तो इन्हें तो सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी। अब देखो 6th आर्टिकल क्या बोलता है, 6th आर्टिकल बोलता है कि ऐसे लोगों को सिटीजनशिप देना जो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भारत में आए, तो ऐसे लोगों को कैसे देंगे सिटीजनशिप, ठीक है। तो आर्टिकल 6 इस बारे में बताता है। अच्छा, और आर्टिकल 7 क्या बताता है, आर्टिकल 7 बताता है राइट्स टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब कि ऐसे लोग जो पहले, ठीक है, इसे ध्यान से समझना 6, 7 वाले को। देखो इसमें क्या है, ऐसे लोग जो पहले इंडिया से गए पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, पाकिस्तान गए, और वापस फिर उन्होंने देखा भाई यहाँ तो हालात बहुत बुरे हैं, हम क्या करते हैं वापस इंडिया जाते हैं, इंडिया जाके रहेंगे हम, ठीक है, तो वापस इंडिया आ गए। तो ऐसे लोगों को कैसे देंगे हम सिटीजनशिप, क्या है उसके पीछे रूल्स, क्या कंडीशंस हैं, तो आर्टिकल 7 हमें इस बारे में बताता है।
अच्छा, अब आर्टिकल 8 बताता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ऐसे लोग ऐसे लोग जो क्या है, इंडियन से तो बिलोंग करते हैं, मतलब उनके दादा परदादा जो उनके एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो गया, वो बाहर जाके रहने लगे। ठीक है, वहाँ की बाहर की सिटीजनशिप नहीं है उनके पास, लेकिन वो बाहर जाके रहने लगे। ठीक है, अब उन्होंने देखा बाद में आके भाई यहाँ का तो पार्टीशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, अब इन्हें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, चलो देखते हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। कंडीशन टू फुलफिल। अब हर आर्टिकल की पर्टिकुलरली मैं बताऊंगी कि क्या क्या कंडीशंस हैं अगर उसे सिटीजनशिप चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 5 में क्या बताया था कि जो इंडिया के लोग हैं उन्हें तो ईजिली मिल जाएगी डोमिन, मतलब कि उन्हें ईजिली सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत के लोग, क्योंकि वो यहीं रह रहे हैं। देखो, बॉर्न इन इंडिया, पहले तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जन्म कहाँ है, भारत में। ठीक है, और इसके साथ साथ आइदर ऑफ दोस्त, या फिर अगर आप इंडिया में जन्म नहीं ले भाई साहब, ऐसा है कि आपके जन्म से पहले आपके पेरेंट्स जो थे वो कहीं बाहर चले गए, विदेश में चले गए, और वहाँ आपका जन्म हुआ, आपका जन्म इंडिया का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, या तो फिर जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वॉज बॉर्न इन इंडिया, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भारत में उनका जन्म होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 years एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और या फिर क्या है, जैसे जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया, कब से आया कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इसके बाद से 5 साल वो भारत में रहने का रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास कि हाँ भाई, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, सपोज करो इतने से आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो भाई हमें हो गए लगभग कि हम रह रहे हैं यहाँ पे, देखो हम फेब 1955 तक रह रहे हैं, तो हमें 5 साल हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई, कि हाँ आप यहाँ इंडिया में रह रहे हो और आपका रिकॉर्ड है 5 साल का, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की ईजिली। तो ये सबसे, जो 5th आर्टिकल है, सबसे ईजी है। ठीक है, अब देखो जो आगे जो टॉपिक है ना, इनके नोट्स बनाते चलना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं समझाता चलूँगा आपको, थोड़ा मतलब कि कन्फ्यूजन हो जाएगी क्रिएट, इसलिए आप लिखते चलना तो आपको ईजिली समझ में भी आएगा। चलो, अब देखो आर्टिकल 6 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 6 के जो लोग हैं, ऐसे कौन से लोग हैं आर्टिकल 6 के, सिटीजन्स ऑफ दोज हु माइग्रेट, जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, तो उन्हें कैसे दें सिटीजनशिप। ठीक है, देखते हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। उनके लिए कंडीशन रखी गई कि ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से भारत में आए हैं। ठीक है, इंडिया क्रॉसेज इट्स बॉर्डर टू माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान मतलब कि जो आज के टाइम में करंट पाकिस्तान है वो। ठीक है, दिस इज़ द डे परमिट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, कि इस दिन हमने क्या करा था, इस दिन हमने परमिट इंट्रोड्यूस करा था। परमिट समझते हो, जो भी मैंने पीछे बताया था, परमिट जो किसका ऑल्टरनेटिव था, पासपोर्ट का ऑल्टरनेटिव था, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए खाली। ठीक है, तो इस दिन 19 जुलाई 1948 को गवर्नमेंट ने क्या करा था, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। चलो अच्छा जी, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, फिर क्या हुआ, तो देखो अब ये इसमें 2 कंडीशन बनी, 2 लोगों के लिए कंडीशन बनी। इसमें क्या देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन बनी। देखो पीपल कैन क्रॉस बॉर्डर ओनली विद द परमिट, परमिट से ही ऐसे लोग आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आ सकते हैं भारत में, कैसे लोग, जो माइग्रेंट्स हैं, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, अगर उनके पास परमिट है, ठीक है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशन देखते क्या। अच्छा, लेकिन जब परमिट नहीं था तो उससे पहले भी तो लोग आए थे। आप बोल रहे थे कि मूवमेंट हुई, लॉट्स ऑफ मूवमेंट हुई, तो उसमें भी तो कुछ लोग आए होंगे। हाँ आए थे, बिल्कुल आए थे। तो उसी के लिए तो इसमें 2 कंडीशन लगेंगी। देखो क्या है, बिफोर 19 जुलाई 1948, मतलब कि परमिट लगने से पहले, परमिट मिलने से पहले, बिफोर 19 जुलाई 1948, क्योंकि इस दिन हमें परमिट मिला था। तो ऐसे लोग जो परमिट मिलने से पहले ही भारत में आ गए थे, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आ गए थे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या, इफ़ ही और आइदर हिज पेरेंट्स, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर वो या फिर उसका कोई से भी पेरेंट्स, मदर या फादर, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर उसके दादा दादी कोई से भी, ठीक है, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी कि जो भी ऐसा माइग्रेंट है जो पाकिस्तान से इंडिया है, तो उसके या तो वो खुद या फिर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लेने होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि उनका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया, पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस इंडिया, इस लैंड के अंदर होना चाहिए, जो
परमिट से पहले आए हैं, मतलब 19 जुलाई 1948 से जो पहले आए हैं, उनके दादाजी का जन्म, उनके पेरेंट्स का जन्म, या फिर किसी एक का भी जन्म, या तो उसका या फिर उसके पेरेंट्स का या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए, तब तो वो सिटीजन है हमारे इंडिया का। ठीक है, हम उसे सिटीजनशिप दे देंगे इंडिया की। और रेजिडेंट इन इंडिया, या फिर वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है कि पहले यहाँ पे इंडिया में रहता था लेकिन वो वहाँ पे गया और वो आया वापस। ठीक है, ये चीज़ है। तो पहली कंडीशन ये बोली, ऐसे लोग जो 1948 से पहले ही आए हैं, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए, ऐसे पाकिस्तानी लोग। ठीक है, मतलब कि ऐसे इंडियंस, ऐसे लोग जो पहले कहाँ रहा करते थे, पाकिस्तान में, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वो इंडिया में आ गए एज अ इंडियन। ठीक है, इंडियन बनने के लिए तो उन्हें सिटीजन कैसे दी जाएगी, या तो वो खुद या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, इंडिया में उनका जन्म होना चाहिए। कौन से इंडिया में? अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस इंडिया, इनमें से कहीं पे भी उनका जन्म होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे लोग जो परमिट लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो परमिट लेके आ रहे हैं ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि एक तो ये वाली, ठीक है, एक तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन ये फॉलो करनी चाहिए। एक तो ये होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। और ये भी, इसके साथ कुछ ये भी है कंडीशन। कौन कौन सी है? स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर ही माइग्रेटेड टू इंडिया, कि भाई साहब कि जब से आप पाकिस्तान से भारत में आए, जब से आपको परमिट आपको मिला, इंडिया में आपको परमिट मिला, ठीक है, कि आप इंडिया में एंटर करके, उस दिन से लेकर आपको इंडिया में 6 महीने तक रहना होगा। ठीक है, स्पेंट एटलीस्ट यहाँ पे 6 महीने किसी ना किसी तरह गुजारने होंगे आपको, तब जाके आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। और गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, और उसके बाद आप क्या करा सकते हो? रजिस्टर्ड करा सकते हो एज अ मेंबर ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जैसे कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए, मतलब कि आप परमिट लेके आ रहे हो कि भाई इसके बाद तो हमने परमिट अलाउ कर दिया था ना, तो इस डेट पे आए हो या फिर इस डेट के बाद आए हो, तो आपको क्या करना है? पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसके साथ साथ आपको ये फुलफिल करनी है कि आप जब आओ तो उस दिन, जिस दिन आपने इंडिया में एंटर कराया परमिट से, ठीक है, तो उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक आपको यहाँ पे किसी भी तरह रहना है इंडिया में। अगर आप रह लेते हो तो आप क्या हो? इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाओगे एज अ इंडियन। चलो, अब देखो आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 बोलता है सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन बैक टू इंडिया, कि ऐसे लोग, कैसे लोग? कि ऐसे लोग जो पहले इंडिया से गए पाकिस्तान, लेकिन वापस लौट के फिर यहाँ पे आ गए इंडिया में। अच्छा, क्यों आए होंगे लोग? क्योंकि उन्हें वहाँ की कंडीशन देखा, भाई यहाँ के तो बहुत ही बुरा हाल है, यहाँ की तो गवर्नमेंट भी सर्व नहीं कर रही है, तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ये जो इंडियंस जो वहाँ पे पाकिस्तान में गए थे रहने के लिए, वो वापस फिर इन्होंने सोचा कि भाई इससे बढ़िया तो हम अपने इंडिया में सही है, तो ये पाकिस्तान से वापस इंडिया आए। ठीक है, अब जब इंडिया आ गए तो ऐसे लोगों के लिए भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। भाई हमारी सरकार को सोचना ही पड़ेगा, जब ये आ गए वापस तो भाई इन्हें भी तो देनी पड़ेगी, है तो ये भी भारतीय ही। ठीक है, तो चलो भाई, पहले आप भले ही छोड़ के गए थे लेकिन हम आपको फिर भी सिटीजनशिप देंगे। चलो, तो क्या बोला? ही हैड स्पेंड एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर माइग्रेटेड बैक टू इंडिया, कि अब जब पहले आप इंडिया को छोड़ के गए पाकिस्तान, ठीक है, अब जब पाकिस्तान से वापस आप इंडिया आए, जब आप इंडिया आए तो उस दिन, जिस दिन आपने यहाँ पे इंडिया में एंट्री करी है, उस दिन से लगातार 6 महीने तक, उस दिन से लगातार 6 महीने तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, बैक टू इंडिया। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ। अगर आप 6 महीने निकाल लेते हो तब क्या होगा? आप अप्लाइड एंड गॉट रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अप्लाइड कर सकते हो। किसे अप्लाई करोगे और रजिस्टर करोगे? किसको, किसके थ्रू करोगे रजिस्टर्ड? कॉन्टेम्प्ट अथॉरिटी, मतलब कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोग बिठाए हुए थे कि कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी जो गवर्नमेंट के आदमी थे, कि जो भी वहाँ से लोग आ रहे हैं आप उनका रजिस्ट्रेशन करोगे। तो ऐसे लोग, ठीक है, जो वापस इंडिया आए, पाकिस्तान से लौट के वापस इंडिया आए, तो उन्हें पहले अप्लाइड कराना पड़ेगा कॉन्टेम्प्ट अथॉरिटी को। ठीक है, और उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, वो अप्लाइड कब कराएंगे? आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि जब वो वापस इंडिया आए, तो इंडिया में जब वो आए, जब उन्होंने एंट्री करी, उसके 6 महीने तक उन्हें यहाँ इंडिया में रहना है। उसके बाद वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इस तरह से उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अच्छा, आगे आगे देखते हैं। अब देखो आर्टिकल 8 के अंदर, आर्टिकल
8 के अंदर कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? अच्छा, आर्टिकल 8 के अंदर क्या बताया था मैंने? आर्टिकल 8 के अंदर वो लोग हैं कि भाई पहले वो अनडिवाइडेड इंडिया में थे, ठीक है? जब वो हमारा जो इंडिया था वो अनडिवाइडेड था, वो किसी और कंट्री में चले गए। अच्छा, जब किसी और कंट्री में चले गए, लेकिन जो उनका जो ओरिजिन है, वो जो यहाँ जो रहने वाले, वो कहाँ के, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, उनके दादा एंसेस्टर पूर्वज कहाँ के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले। लेकिन वो क्या गए, वो किसी कारण से भाई चले गए, अब वो वहीं रहने लगे, चलो रेजिडेंस वहीं रहने लगे। तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप कैसे देने लगे? अगर वो भाई वो कह रहे हैं भाई अब हमारा बताओ, हमारा कैसे करोगे, हम भी तो यहाँ के, हमारे जो दादा परदादा है वो यहीं के रहने वाले हैं, हमें भी सिटीजनशिप दो जब वो वापस आए। ठीक है, अब ऐसी बात हुई तो गवर्नमेंट ने कैसे, देखो क्या कंडीशन रखी इनके लिए, इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला इफ़ ही और आइदर हिज पेरेंट्स, ठीक है, या तो वो खुद जिसे सिटीजनशिप चाहिए, ठीक है, और या फिर उसके पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी पेरेंट्स, ठीक है, और एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। इनके लिए खाली एक ही कंडीशन रखी गई, क्या कि भाई साहब अगर अगर तो क्या, या आप खुद या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, तो हम आपको ईजिली सिटीजनशिप दे देंगे इंडिया की, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, कि आपका जन्म यहीं हुआ है, या फिर आपके पेरेंट्स का जन्म यहीं हुआ है, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म यहीं हुआ है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। चलो ठीक है, दे देंगे जी। अब देखो आर्टिकल 9 क्या बोलता है। अब आर्टिकल 9 क्या बोलता है, देखो मैंने अभी बताया था ना आर्टिकल 9 किसके बारे में। आर्टिकल 9 में बताता है किस तरह से लॉस ऑफ सिटीजनशिप, किस तरह से हमारी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी, टर्मिनेशन, ठीक है। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगी। देखो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, हमारी जो सिटीजनशिप है, जैसे कि मैं इंडिया का मेंबर हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर दूँ जो हमारी गवर्नमेंट के इंडिया के खिलाफ हो, तो हमारी जो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप है वो रद्द की जाएगी, ठीक है। फिर मैं जानूँ मेरा काम जा रहा है, अब जो मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई थी वो अब नहीं है, रद्द हो गई, ठीक है। तो देखो कैसे, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब कि अगर अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि मैं इंडियन का सिटीजन हूँ, मेरे पास इंडियन की सिटीजनशिप है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यूएसए जाता हूँ और वहीं यूएसए जाके मैं वहीं रहने लगता हूँ, ठीक है। अब वहाँ रहते रहते मैं वहीं की सिटीजनशिप ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं वहाँ की सिटीजनशिप लूँगा तो यहाँ की जो मेरी सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो क्या बोलता है कि इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, या तो वो इंडिया की हो, ठीक है, या फिर किसी और कंट्री की हो। अगर इंडिया की सिटीजनशिप है तभी आपको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, अगर आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि किसी और देश में जाके किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हो, ठीक है, तो जो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो रद्द हो जाएगी, ये चीज़ है। अच्छा, अब दो आर्टिकल 10 और 11, आर्टिकल 10 और 11 क्या बताते हैं? आर्टिकल 10 और 11 बताते हैं हमें कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, किसके ऊपर, ऑन अकाउंट ऑफ सिटीजनशिप, कि इंडिया को सिटीजनशिप कैसे दी जाए या फिर कैसे हटाई जाए। मतलब कुछ भी लॉ जो बनाने सिटीजनशिप के ऊपर वो हमारा पार्लियामेंट बनाएगा। तो जो आर्टिकल 10 और 11 के अंदर इसे ताकत दी जाती है। देखो, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप अनलेस पार्लियामेंट हैज़ मेड लॉ, ठीक है। मतलब कि यही पहले वाले राइट्स ही चलेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई नए रूल्स नहीं बनाते, मतलब कि सिटीजनशिप के ऊपर कोई नए रूल्स नहीं बनाते, तब तक पुराने वाले ही फॉलो होंगे। अच्छा जी, आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 क्या बोलता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट एक मेन अथॉरिटी है जिसके पास क्या है, जिसके पास सिटीजनशिप एक्वायर, मतलब कि सिटीजनशिप के ऊपर कुछ भी लॉ हटाने की, किसे एक्वायर करना है या फिर ये काम नहीं करना है, ये करेगा तो उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी सिटीजनशिप की। तो इस सारे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट के पास ताकत है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे। अच्छा जी, हमारे पास पार्लियामेंट के पास पावर है, जब हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है जी, पार्लियामेंट के पास पावर है, तो जो पिछले क्या बने थे, रूल्स बने थे, रेगुलेशन बने थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बनाए थे। अब जब पार्लियामेंट के पास पावर है तो पार्लियामेंट एक और सिटीजनशिप एक्ट लेके आता है। कब लेके आता है? 1955 में लेके आता है। अच्छा, 1955 में लेके आता है। अच्छा, क्या बोलता है ये बोलता है क्या, प्रोवाइडेड कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। अच्छा, कॉमनवेल्थ क्या है? मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कॉमनवेल्थ। जिसे पता है कमेंट करो, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो,
ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज विच वर कॉलोनीज ऑफ यूके, मतलब कि ऐसे ही। अब क्या हुआ, जब ब्रिटेन है, हमें पता है ब्रिटेन ने ऑलमोस्ट 56 कंट्रीज, जैसे इंडिया थी ना, ऐसे ही 56 कंट्रियों को अपने अंडर कर लिया था, कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, तो ऐसी कंट्री का, ठीक है, ऐसी कंट्रीज का क्या था, एक समूह था, एक ग्रुप था, एक कम्युनिटी थी। ठीक है, तो इस कम्युनिटी को हमने बोला कॉमनवेल्थ। क्या बोला इसे बोला हमने कॉमनवेल्थ। ठीक है, अच्छा, इट वॉज रीअपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो सिटीजनशिप ये बोली जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 6 जो 1955 आया, इसने क्या बोला, इसने बोला प्रोवाइड द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बोला कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद से हम सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर करेंगे और कैसे उसका मतलब हमारी जो सिटीजनशिप है उसका लॉस हो सकता है, कैसे वो जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। तो इसने कुछ पॉइंट सजेस्ट करे। अच्छा, तो बेसिकली जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, इसने ये बोला कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को और कैसे हमारी जो सिटीजनशिप है वो जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। अच्छा जी, इसने दो तरह से बताया। अच्छा, अब जब हम एक्वायर हम किस तरह से करेंगे, तो ऐसे 5 पॉइंट है हमारे पास, 5 तरीके हैं हमारे पास कि हम अपनी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। तो वो कैसे कैसे, सबसे पहला है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अच्छा सर, आपने तो पढ़ दिया, बताया थोड़ी क्या है ये। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ। देखो, बाय बर्थ मतलब कि जन्म, कि कहाँ पर जन्म हुआ है। अगर इंडिया में जन्म हुआ है तो आपको मिल जाएगी भाई सिटीजनशिप। ठीक है, डिसेंट, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, आपकी जो एज लाइन है, ठीक है, वो चीज़। रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, कि भाई साहब रजिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे कोई देश है, किसी और देश का मेंबर इंडिया का मेंबर बनना चाहता है, इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेपर होते हैं वो वहाँ पे जमा करने होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन मतलब कि किसी और देश का मेंबर यहाँ इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। अच्छा, बाय नेचुरलाइजेशन मतलब कि जो यहाँ का रहने वाला है, यहाँ तक सपोज करो यहाँ से कोई 20-22 साल तक रह रहा है। अब भाई साहब, वो आया तो किसी और देश से था, अब यहाँ रह रहा है 20-22 साल से, अब यहीं का सारा उसने कल्चर अडॉप्ट कर लिया, यहीं पे रहने लगा और यहीं की भाषा बोलने लगा। ठीक है जी, नेचुरलाइजेशन हो गया। अच्छा, अब इतना टाइम हो गया इसे, तो इसे भी यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, इसे भी हम आगे देखेंगे। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब कि ऐसी टेरिटरी जो इंडिया ने एक्वायर करी है। इनकॉर्पोरेशन मतलब एक्वायर करना। ठीक है, ऐसी टेरिटरी, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, कल के दिन पे क्या होता है कि कल के टाइम पे ऐसा होता है कि इंडिया क्या करता है, जो पीओके को वापस एक्वायर कर लेता है, अपने पास ले लेता है। ठीक है, पीओके पता है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसे वापस अपने पास एक्वायर कर लेता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी वो डिसाइड करेगी भाई किस किस को देना है सिटीजनशिप भारत की। हमने पीओके तो ले लिया, ठीक है, हमारे अंदर ले लिया, हमने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सजेस्ट करेगी या फिर वो डिसाइड करेगी किस किस को इंडिया की सिटीजनशिप देनी है या किसी को नहीं देनी। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखो क्या है, ब्रांड BRAND, इसे याद करने के लिए, किसे याद करने के लिए, ऐसे 5 तरीकों को याद कर लेंगे जिससे हमें सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है ब्रांड, कि इसका नाम याद करने के लिए है ट्रिक है ब्रांड। अच्छा देखो, ब्रांड में क्या है, बी जो है यहाँ पर हमें सजेस्ट करता है बर्थ, ठीक है, बर्थ बाय जन्म, ठीक है, और आर सजेस्ट करता है रजिस्ट्रेशन, हालांकि थोड़ी सी ऊपर नीचे है लेकिन आपको ईजिली याद हो जाएंगी ये। ठीक है, और ए मतलब कि एक्वायर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, इंडिया ने दूसरी कंट्री को एक्वायर कर लिया टेरिटरी को। ठीक है, अच्छा, और बाय नेचुरलाइजेशन, एन मतलब नेचुरलाइजेशन और डी मतलब रजिस्ट्रेशन, डी मतलब डिसेंट। ठीक है, डी मतलब डिसेंट मतलब कि पूर्वज के, अगर दादा परदादा या फिर आपका कोई भी ओरिजिन यहाँ से है इंडिया से, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हो। अच्छा, ये हमने देख लिया। अब ये वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं। अब मैं इस वीडियो को ना, इसका जो दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा कल तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और मस्ट एंश्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यूपीएससी का पूरा सिलेबस, हर एक स्टैंडर्ड बुक बेसिक से लेकर कवर करूँगा
हर एक पोर्शन को, सिलेबस को पार्टीशन करके उसे मैं कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा 1 by 1। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिल सके।